हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम मरबर्ग वायरस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मरबर्ग वायरस डिसीज बहुत ही खतरनाक डिसीज है। ये किस वायरस से फैलता है ये हम जानेंगे और ये इबोला लाइक डिसीज है जिसके 2 केसेस रिसेंटली घाना में मिले। ये दोनों जो लोग इस पॉजिटिव पाए गए उन दोनों की ही डेथ हो गई, तो आप इसकी फैटेलिटी रेट समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हम इस वायरस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है और कब कब आउटब्रेक हुआ इसका, कहाँ कहाँ पे, वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ जानने को मिलेगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो मरबर्ग वायरस की फर्स्ट 2 केसेस मिले कहाँ पर, घाना में। ठीक है, ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, एबोला लाइक डिसीज है और इसके 2 केसेस घाना में मिले। ठीक है, इनके टेस्ट किए गए और उसके बाद कंफर्म किया गया कि मरबर्ग वायरस के केसेस हैं। WHO के हिसाब से ये जो दोनों केसेस हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये केस 26 ईयर ओल्ड मेल का था, पहला केस, जिसकी हॉस्पिटल पहुंचने के नेक्स्ट डे ही डेथ हो गई। और सेकंड जो केस था वो 50 ईयर ओल्ड मेल का था, जिसकी उसी दिन, जिस दिन हॉस्पिटल पहुंचा, सेम डे डेथ हो चुकी। ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना ज्यादा फैटल है, कितना ज्यादा सीवियर है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी डेथ हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, कितना ज्यादा फैटलिटी रेट है इसकी, आप समझ सकते हो उससे। चलिए बात करते हैं अब ये है क्या। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो WHO के हिसाब से मरबर्ग वायरस डिसीज, इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, MVD, मरबर्ग वायरस डिसीज, MVD। ये जो मरबर्ग वायरस डिसीज है, अर्लियर नोन एज मरबर्ग हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर बहुत ही सीवियर फीवर होता है, जिसमें क्या होता है, एक फैटल हेमोरेजिक फीवर जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से बेसिकली ब्लड निकलने लग जाता है और ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही सीवियर फीवर होता है। मरबर्ग जो है वो इबोला लाइक वायरस है, इबोला लाइक वायरस फीवर है। जो दोनों ही डिसीज हैं वो क्लिनिकली सिमिलर हैं। ठीक है, तो आपको इबोला वायरस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्विकली इबोला वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मरबर्ग के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इबोला वायरस डिसीज क्या है, इसको आप EVD बोल सकते हो। जैसे कि आपने मरबर्ग को बोला था MVD, सेम इसी तरह से EVD। ठीक है, इबोला वायरस डिसीज। ये भी क्या है, ये इबोला हेमोरेजिक फीवर है, एक रेयर बट सीवियर फीवर है, फैटल इलनेस इन ह्यूमंस। ठीक है, कैन कॉज सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। जो हेमोरेजिक फीवर क्या है, वो सीवियर इलनेस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है। ये क्या करती है, बेसिकली डैमेज कर देता है द वॉल्स ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स। ये इबोला वायरस बेसिकली टिनी ब्लड वेसल्स जो है उनकी वॉल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उनको डैमेज कर देता है और यहाँ से ब्लड लीक होने लग जाता है। और साथ ही साथ ये ब्लड को क्लॉट, हमारे ब्लड क्लॉट होता है, थक्का जमता है खून का, तो वो बेसिकली ब्लड क्लॉट होने की जो एबिलिटी है उसको भी हैम्पर कर देता है और उस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। जनरली क्या होता है, जब भी ब्लड, आपने देखा हो कहीं पे भी आपको चोट लगी है तो वहां से ब्लड निकलता है और कुछ देर बाद वही ब्लड वहां पे जम जाता है। ठीक है, ये एबिलिटी बहुत अच्छी रही तो ब्लड वहां से निकलता ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लड की क्लॉट होने की एबिलिटी है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सीवियर होता है एबोला वायरस डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फैटिलिटी रेट की बात मैं करूँ तो ये अराउंड 50% एवरेज फैटिलिटी रेट है। ठीक है, एवरेज फैटिलिटी रेट कितनी है, 50%। ठीक है, ये जो वायरस है किस तरह से ट्रांसमिट होता है, तो ये वाइल्ड एनिमल से पीपल्स में आया। पहली चीज तो लोगों में कहाँ से आया, वाइल्ड एनिमल से आया। और उसके बाद एक बार आ गया, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो इस तरह से ये फैलता है। जैसे कि कोरोना वायरस पहले एनिमल से आया, किसमें, ह्यूमन में, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है कोरोना का, सेम इसी तरह से इबोला का होता है और सेम इसी तरह से मरबर्ग वायरस डिसीज का भी होता है। ठीक है, इसकी फैटिलिटी रेट हमने कितनी बोली, 50% एवरेज फैटिलिटी रेट, मतलब कि 100 में से 50 लोग मर जाएंगे, इतनी ज्यादा। ठीक है, अब अगर हम बात करें केसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये वेरी करता है 25 to 90%, मतलब कि मिनिमम 25% इसकी फर्टिलिटी रेट है और मैक्सिमम 90% तक, 100 में से 90% तक। ये पास्ट आउटब्रेक की बात करें तो उसमें वेरी की गई है 25 to 90%। सेम इसी तरह से किसकी है, मरबर्ग वायरस की भी है।
ठीक है, लेकिन इबोला वायरस उससे और ज्यादा खतरनाक है। मार्बर्ग वायरस भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? तो कम्युनिटी एंगेजमेंट से, अगर सभी लोग मिलके साथ में इसके लिए कोशिश करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है आउटब्रेक को, ठीक है। अब बात आती है कि मार्बर्ग वायरस डिसीज क्या है। बेसिकली अभी तो हमने इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लिया, ये किस तरह से फैलता है, किससे फैलता है, ये सब पढ़ लेते हैं। मार्बर्ग वायरस डिसीज जो है वो भी किससे फैलता है? एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है, ठीक है। इसका जो नेचुरल होस्ट की अगर हम बात करें मार्बर्ग वायरस का, तो ये आप देख रहे हो, ये बैट, ठीक है, रोसेट्स फ्रूट बैट, ठीक है, ये बैट है। इस बैट से, इस चमगादड़ से फैला लोगों में, ठीक है, तो ह्यूमंस में इससे फैला। तो नेचुरल होस्ट अगर हम बात करें तो ये है मार्बर्ग वायरस का। हाउएवर अफ्रीकन ग्रीन मंकीज, ठीक है, तो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज जो है, जो युगांडा से इंपोर्ट किए गए थे, ठीक है, imported from Uganda were source of the first human infection, ठीक है। तो WHO के हिसाब से क्या है कि ये तो नेचुरल होस्ट है इसका, ठीक है, ये होस्ट है, ये एक से दूसरे में फैलाता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की हम बात करें, ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे हुआ था, तो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज से ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ था, ठीक, ओके। अब फर्स्ट ये डिटेक्ट किया गया था 1967 में, ठीक है। उसके बाद काफी सारे आउटब्रेक्स हुए, यहाँ पे मार्बर्ग में आउटब्रेक हुआ, तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया मार्बर्ग वायरस डिसीज, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट मतलब बेसिकली जर्मनी में आउटब्रेक हुआ, ठीक है, और इसके अलावा सर्बिया में आउटब्रेक हुआ। तो यहाँ पे 1967 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था मार्बर्ग वायरस डिसीज का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में और अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी रेट कितनी है? एवरेज अगर हम बात करें तो अराउंड 50% इसकी फर्टिलिटी रेट है, जितना हमने इबोला का बोला। और ये कितनी कम से कम हो सकती है? तो वही 25, उसमें 25 to 90 बोला था, तो लगभग उतना ही, एज लो एज 24, एज हाई एज 88, ठीक है। तो आपको 25 to 90 इसकी है, डिपेंडिंग ऑन वायरस स्ट्रेन एंड केस मैनेजमेंट। तो पिछले जितने भी आउटब्रेक्स हैं उसमें इसी हिसाब से किस तरह का वायरस स्ट्रेन है और किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रोकथाम की जा रही, उस हिसाब से फर्टिलिटी रेट कम से ज्यादा था, ठीक है। तो कम से कम 24% और ज्यादा से ज्यादा 88%, मतलब 90% तक इसकी फर्टिलिटी रेट है। समझ सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस है, ओके। अब सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसके जो सिम्टम्स है कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं 2 to 21 डेज, ठीक है, 2 दिन से 21 दिन के अंदर अंदर, मतलब कभी भी इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है, मसल एक होता है, सीवियर हेडेक होता है, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स अगर हम बात करें तो फीवर आता है, ठंड लगती है, हेडेक होता है, ठीक है। तो ये इसकी अर्ली फीवर्स है। इसमें बेसिकली हाई फीवर होता है, मसल एक होता है, ठीक है। अराउंड थर्ड डे, ठीक है, थर्ड डे पर अगर हम बात करें तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है। तो अदर सिम्टम्स जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, सोर थ्रोट है, तो ये सब, चेस्ट पेन है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, क्रैम्पिंग है, डायरिया हो गया, सीवियर वाटरी डायरिया, लूज मोशन हो गया, बेसिकली वॉमिटिंग हो गई, क्रैम्पिंग होती है, इस तरह की इसकी जो है थर्ड डे से बेसिकली ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है इसमें, स्टमक, बैक, चेस्ट पेन होता है, नोजिया हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन दिस फेज WHO सेज अपेंस द पेशेंट, बेसिकली जो पेशेंट है उनसे इसका पूछा गया कि किस तरह का उन्हें फील हुआ, तो उन्होंने बताया घोस्ट लाइक विथ डीप सैड आइज, ठीक है। तो बेसिकली घोस्ट लाइक फीलिंग आई, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लेस फेसेस एंड एक्सट्रीम लेथर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा लेथर्जी, ठीक है, इस तरह का। 5 to 7 डेज में अगर हम बात करें इन दिनों के बीच में, पेशेंट रिपोर्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है, गम्स एंड ब्लड अपीयरिंग इन वॉमिट्स, ठीक है। तो ब्लड वॉमिटिंग्स, नोज से भी ब्लीडिंग होने लग गई, ठीक है। तो बेसिकली लूज मोशन हो रहा है, उसमें भी ब्लीडिंग होने लग गई। तो ब्लीडिंग है, मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड वेसल्स जो है उनकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती है और उस वजह से ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग फिर रुकती भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये है इसका। सीवियर ब्लड लॉस लीड टू डेथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। एंड ऑफन बिटवीन 8 to 9 डेज आफ्टर सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स आते हैं उसके बाद 8 से 9 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ये है। और किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसको, ठीक है, डिफिकल्ट है, ठीक है, सिंपल सी चीज है कि डिफिकल्ट है टू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश
MVD फ्रॉम डिसीजेस लाइक मलेरिया। ठीक है, तो इसको डायग्नोज करना, इसको डिस्टिंग्विश करना, मलेरिया, टाइफाइड, अदर वायरस जो फीवर है बेसिकली, उन सभी से डिस्टिंग्विश, उन सभी से अलग कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब लगता रहता है कि मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, क्योंकि उसमें भी लेथर्जी वगैरह, पेन, ये सब कुछ होता है, तो उनसे डिस्टिंग्विश कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर आपको भी पता है कितना ज़्यादा फैटल है। ठीक है, हाउएवर कंफर्म बाय द लैब टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो लैब टेस्टिंग की जाती है, उससे कंफर्म हो जाता है कि यार कौन सी प्रॉब्लम है वो आसानी से, क्योंकि मलेरिया है, टाइफाइड है, इन सभी के केसेस होते हैं, तो इन सभी की टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग के बाद ये बताया जाता है कि कौन सा वाला वायरस इन्फेक्शन या कौन सा वाला फीवर हुआ है। तो बेसिकली उस तरह से सैंपल से लैब टेस्टिंग से कंफर्म किया जाता है, विच इज लाइक कोरोना वायरस और एबोला आर एक्सट्रीम। तो ये बहुत ही बायोहजार्ड रिस्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइक कोरोना वायरस और एबोला। ठीक है, नो अप्रूव्ड, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो नो अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है एमवीडी के लिए एज ऑफ नाउ। अभी तक कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं है, कोई भी अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? सपोर्टिव केयर के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की बात है, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट और कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक। ठीक है, रिहाइड्रेशन विथ ओरल एंड इंट्रावेनियस फ्लूइड एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स कैन हेल्प प्रिवेंट डेथ। ठीक है, तो इस तरह से डेथ को रोका जा सकता है, ये WHO का कहना है। तो इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमने जाना इस सिम्टम के बारे में, एमवीडी के बारे में, एबोला वायरस के बारे में भी हमने जाना किस तरह से ये फैलता है, ये भी हमने जाना बैट से, चमगादड़ से फैलता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।